आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ब्रांड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल दिक्कत तब आती है जब आपका बना हुआ ब्रांड मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक समय पे Amazon और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर देने की हिम्मत रखने वाले ब्रांड शॉपक्लूज के बारे में, जिसके शुरुआती तीसरे दिन में ही इनको टोटल 12 इन्वेस्टर्स ने मिलकर के 14 करोड़ की फंडिंग दे दी। देखते ही देखते 2015 तक इनके पास 6 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे, 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और तो और 7 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स भी अवेलेबल थे। कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि मात्र 4 साल में कंपनी का वैल्यूएशन सीधा 8,000 करोड़ तक पहुंच गया। पर फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन 2016 में 8,000 करोड़ तक पहुंच गया था, 2019 आते आते तक ये कंपनी 500 करोड़ की वैल्यूएशन पे आके दूसरे कंपनी के साथ बिक गई, और बिकी भी तो ऐसी बिकी कि मार्केट में हवा ही नहीं लगने दिया। तो आज की वीडियो में हम शॉपक्लूज की उन 3 मेजर गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एज ए स्टार्टअप फाउंडर अपनी स्टार्टअप के अंदर कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात तब की है जब इंडियन मार्केट के अंदर नई नई कॉमर्स कंपनी का रिवॉल्यूशन हो रहा था, जैसे कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। और इसी कंपटीशन के भरे मार्केट के अंदर एक और आइडिया पनप रहा था राधिका अग्रवाल और संदीप अग्रवाल की माइंड के अंदर। इन दोनों के मन में भी ई कॉमर्स को लेकर के एक अलग ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था, जहां इन्होंने सबसे पहले अपना आइडिया लेके पहुंच गए कैलिफोर्निया, जहां पे संदीप अग्रवाल के एक फ्रेंड रहते थे जिनका नाम है संजय सेठी। संजय सेठी उस समय कैलिफोर्निया के अंदर ईबे के अंदर काम कर रहे थे। ईबे के अंदर वो एज ए सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर थे। जब इन दोनों ने आइडिया बताया संजय सेठी को, तो संजय सेठी को ये आइडिया काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। तीनों ने मिलकर के भैया चले गए इन्वेस्टर्स के पास, और कंपनी अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है तब तक इनको 12 इन्वेस्टर्स ने मिलकर के तीसरे दिन में ही 14 करोड़ की फंडिंग दे दी। फिर कैलिफोर्निया से लोग आए इंडिया, और इंडिया में आकर के साल 2011 में इन्होंने शॉपक्लूज की शुरुआत कर दी। इनका सीधा मोटिव था कि हमें हमारी कंपनी शॉपक्लूज को पूरी भारत का सबसे लार्जेस्ट और सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला स्टार्टअप बनाना है, मार्केट प्लेस बनाना है। और यही फास्टेस्ट और लार्जेस्ट ग्रो करने के चक्कर में इन्होंने सारी गड़बड़ी कर दी। फर्स्ट, बैड कस्टमर एक्सपीरियंस। फ्लिपकार्ट ने मार्केट के अंदर शुरुआत करी थी लिमिटेड प्रोडक्ट सेल करने के साथ, Amazon ने भी शुरुआत करी थी बुक सेलिंग करने के साथ, लेकिन भैया जब शॉपक्लूज की शुरुआत हुई तो इन्होंने बिना कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किए ही किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, फैशन के सामान, हर तरह के सामान में ये डील करने लगे। अब इतने सारे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आपको अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचना है तो उसके लिए कई सारे सेलर्स की जरूरत होगी। तो इन्होंने क्या करा कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के जो लोग थे उनको बुलाया और बोला कि आप अपना सामान पूरा पैन इंडिया बेचो, वो भी लो कमीशन के ऊपर। अब भाई ये है इंडिया। इंडिया के अंदर लोगों को सस्ता में भी माल चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का भी होना चाहिए। इन्होंने क्या करा कि अपनी जब तेजी से ग्रो करने के लिए जब ज्यादा से ज्यादा सेलर्स अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनबोर्ड कर दिया, तो सभी सस्ते माल बेचने के चक्कर में फेक प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करने लग गए, जिसके कारण इनके पास भर भर के ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन उतनी ही तेजी से लोग इनके प्रोडक्ट्स को रिटर्न भी कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जब ये फेक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे तो जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगा तो वो तो उसको पहचान जाएगा कि हाँ भाई ये फेक प्रोडक्ट है, तो इसीलिए लोग उसको रिटर्न कर दे रहे थे। 100 में से 40 प्रोडक्ट तो इसके रिटर्न ही आ रहे थे, जिसके बाद कोई भी कस्टमर इनको बैड फीडबैक ही देगा। अब बैड फीडबैक देगा इसका मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस खराब। दूसरा इनकी गलती क्या थी कि जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर रहे थे, फेक प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे थे, वो किसके फेक प्रोडक्ट थे? वो थे ओरिजिनल ब्रांड के सीधा कॉपीड। तो ओरिजिनल जो ब्रांड्स थे उनको ये चीज़ काफ़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके इमेज पे भी तो काफ़ी फर्क पड़ता है। तो उन्होंने क्या करा कि दिल्ली हाईकोर्ट में इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया कि ये फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। वो कंपनी कौन कौन थे? वो थे रेबन और थे लक्सकोटिका ग्रुप। दूसरा, फैलेसीज बिटवीन फाउंडर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लोग इतना ज़्यादा एडमायर क्यों करते हैं, क्यों इतना पसंद करते हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को? तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि सर रतन टाटा के पास जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसके कारण, राइट? तो किसी भी छोटे स्टार्टअप को या फिर बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए उसके अंदर एक कल्चर का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गिरोगे गिरो। शॉपक्लूज के जो को फाउंडर थे संदीप अग्रवाल, साल 2003 में इनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जहां इन्होंने पहले काम किया था यूएस की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, वहां इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी। अब संदीप के अरेस्ट हो जाने के बाद कंपनी की पूरी जिम्मेदारी आ गई उनकी पत्नी राधिका पे, और जो उनके पार्टनर थे, बोले तो उनके जो दोस्त थे संजय सेठी के ऊपर। ये दोनों मिलकर के कंपनी को काफी अच्छे से ग्रो कर रहे थे, कंपनी काफी अच्छी फंडिंग भी उठा रही थी और ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन सिर्फ 2017 तक ही। जैसे ही साल 2017 में संदीप अपनी कंपनी के अंदर वापस आए तो नया मैटर होना शुरू हो गया। यहाँ पे इन्होंने सीधा ब्लेम किया अपनी पत्नी को और अपने को फाउंडर जो संजय सेठी थे उनको, कि इन दोनों के बीच में प्राइवेट अफेयर चल रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ तक बोला कि इन्होंने ही मुझे कंपनी से छोड़ने के लिए फोर्स किया था। अब भैया ये अफेयर का मामला है, पर्सनल मैटर है, तो इसको जाके अपने घर में सुलझाओ। लेकिन नहीं, ये सारा कांड पब्लिकली हो रहा था, तो इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स भी सोचने लग गए कि इनको हम फंडिंग दे या फिर इनकी पंचायती करें। तीसरा, कैश बर्निंग विदाउट इनोवेशन। अब भैया मार्केट के अंदर जो भी नए नए स्टार्टअप्स फेल होते हैं उनके अंदर एक नया रीति रिवाज चला हुआ है कि वो कैश बर्न करेंगे ही करेंगे। अरे भाई कैश बर्न करो, किसने मना किया है? इन्वेस्टर तो फंडिंग दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना सीखो, अपना बिजनेस मॉडल को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको फ्यूचर में पैसा कहाँ से आने वाला है। साथ ही अगर आपके मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर के इनोवेशन पे लगातार ध्यान दो। शॉपक्लूज की यहाँ पे गलती यही थी कि इन्होंने शुरुआत से ही फोकस किया था टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लोगों को टारगेट करना। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लोग उस समय पे ऑनलाइन दुनिया को लेकर काफी अवेयर थे ही नहीं, उनका प्रोडक्ट्स बेचना है तो वहां से कैश भी कम ही आएगा।
तो उधर इनके जो कॉम्पिटिटर थे जैसे कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, इन्होंने शुरुआत से ही फोकस किया था कि हमें टीयर 1 सिटीज के लोगों को टारगेट करना है, और वो भी इन्होंने लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ शुरू किया था। और आपको भी पता है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लोगों के कंपेयर में टीयर 1 सिटीज के लोग काफी ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन से या फिर ऑनलाइन की दुनिया से काफी अवेयर होते हैं। और दूसरी तरफ भैया अमेजॉन भी इंडिया के अंदर एंट्री मार चुका था अपनी ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के साथ। तो शॉपक्लूज तो पहले ही उन सारी कठिनाइयों के कारण मार्केट में काफी सफर कर रहा था। फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट ने भैया अपना मार्केट प्लेस मॉडल के ऊपर पेस पकड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही करा था लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ। तो लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ जब अच्छा कस्टमर बेस बन गया तो उसको एक्सपैंड करने में भी काफी मजा आता है। और इधर अमेजॉन की बात करें तो इसके पास तो ग्लोबल एक्सपेंशन का स्ट्रेटजी पहले से ही था, तो इन्होंने हैप्पी डिस्काउंट दिया कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स को भैया हैप्पी डिस्काउंट भी मिल रहा है, अच्छा कस्टमर का सर्विस भी मिल रहा है। तो शॉपक्लूज से भैया क्यों रहेगा, वो जाएगा फ्लिपकार्ट के पास, अमेजॉन के पास। और शॉपक्लूज के इसी गर्म लोहे पे हथौड़े मारने का काम किया इन्वेस्टर्स ने, जब इनको अच्छी खासी फंडिंग की जरूरत थी कस्टमर एक्वायर करने के लिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन काफी पेस पकड़ते चले जा रहे थे। तो शॉपक्लूज को इन्वेस्टर्स ने बोला कि भैया तुम पहले ही कैश हमारा काफी ज्यादा बर्न कर चुके हो, तुम्हारे पास कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब है, तुम्हारे फाउंडर्स में काफी ज्यादा ओल जोल होते रहता है, तुम वेंडर के साथ भी अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड कर ही नहीं पाते हो, तो हम तुम्हारे अंदर पैसा डाल के करेंगे ही क्या। उसके बाद पूरे इंडियन मार्केट के अंदर ई कॉमर्स का किंग कहने लग गया अमेजॉन। फ्लिपकार्ट भी काफी अपना मार्केट से खोते चला गया, लेकिन उसी बीच मार्केट में एंट्री होती है वॉलमार्ट की। तो वॉलमार्ट ने भैया उसमें फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, और फ्लिपकार्ट किसी तरह से सस्टेन अभी तक कर रहा है। वहीं बात करें अमेजॉन के बारे में भी, तो अमेजॉन भी काफी बड़ा लीडर बन चुका है। लेकिन वहीं बात करें शॉपक्लूज के बारे में, तो शॉपक्लूज के बारे में साल 2017 में रूमर्स फैलने लग गए कि ये भैया स्नैपडील के साथ मर्ज होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डील भी इनकी फेल ही हो गई। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस काफी ज्यादा सफर कर रहा था लॉस से। इनके वेंडर्स के पास से $40 मिलियन का बकाया था। तो भैया स्नैपडील ने बोला कि नहीं छोड़ दो, हम इंडिविजुअली चलेंगे, तुम्हारे के साथ लेंगे भैया, तो तुम्हारा भी जो कर्जा है उसको हम ही को चुकाना पड़ेगा। कंपनी इतनी धड़ाम से गिरना शुरू हो गई कि फाइनेंशियल 2015 में जहां इनका जो टोटल लॉस था 101 करोड़ कंपेयर टू रेवेन्यू 79 करोड़, अगले ही साल फाइनेंशियल 2016 में इनका लॉस तिगुना बढ़ गया, जो कि हो गया था 383 करोड़ रुपए कंपेयर टू 179 करोड़ रेवेन्यू। देखते ही देखते कंपनी की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ने लग गई कि 2019 में सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी Q10 इन्होंने भैया इसको एक्वायर कर लिया $70 मिलियन में। तो एक क्विक समरी हो जाए इनके फेलियर से लेसन हम क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आपको स्टार्टअप खोलना है तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होना चाहिए, और सबसे पहले एक चीज फोकस करो, उसके अंदर पूरा राजा बन जाओ, उसके बाद उसको एक्सपैंड करो। तीसरा, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी पे काम करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इनोवेशन लगातार करना आना चाहिए। चौथा, अपने कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाइड रखो, कस्टमर इज द किंग, कभी मत भूलना। और पांचवा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कंपनी के अंदर एक अच्छा कल्चर बिल्ड करना, जो कि छोटे इंप्लॉय से लेकर के बड़े इंप्लॉयज तक सबके लिए समान होनी चाहिए। तो अगर वीडियो इंसाइटफुल लगा है तो जल्दी इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन उसको प्रेस करके रखना, ताकि आगे इसी तरह की इंसाइटफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करो। मिलते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल इंसाइटफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।